नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस फॉर इंडिया पे, जो कल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। हमने देखा कि फ़ौरन ही रिएक्शन आया रिलीजियस ग्रुप्स वगैरह की तरफ से, लाइक जमातुल दावा के जो हाफिज़ सईद साहब, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत काम हुआ है, इससे कश्मीर कॉज ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। जैसे शाहिद साहब ने कहा कि कुछ लोग इसको अपोज करेंगे, जो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में मुसलसल जंग रहे, और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गुर्बत है। इंडिया में बता रहे हैं कि 50% लोग अंडर पॉवर्टी लाइन रहते हैं और पाकिस्तान में प्रॉब्ली 40% लोग रहते हैं। उसकी वजह शाहिद साहब ने ये बताई कि ये जो हम इतना पैसा खर्च करते रहे आपस में जंगों पे, यही वजह है कि हम इतनी पीछे रह गए हैं। ये पैसे और जगह भी खर्च हो सकते थे, लेकिन थैंक्स गॉड अभी की जो गवर्नमेंट है, शाहिद साहब ने जैसे राइटली बताया कि तमाम कोलिशन पार्टनर्स ने इसको अप्रूव किया, यानी कि एक बड़ी जो मेजॉरिटी पाकिस्तान की है उसने, उसके रिप्रेजेंटेटिव ने इसको अप्रूव किया है। इसका मतलब ये है कि हाफिज़ सईद जैसे लोगों के अलावा जो बहुत बड़ी तादाद 90% लोग पाकिस्तान के हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। 65 तक हम लोग ये स्टेटस हमारा था आपस में, तो जो डिसरप्शन हुई उसको रिजम्पशन इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। और ये जैसा शाहिद साहब ने कहा कि यू कैन नॉट चूज़ योर नेबर्स, दिस इज़ गिवन बाई अल्लाह एंड इज़ अ फैक्ट। उसको आप डिनाई करके कहीं भी आप अच्छे सिचुएशन में नहीं आ सकते। शाहिद साहब मैं यहाँ एक चीज़ कर दूँ कि देखिए, हाफिज़ सईद साहब का जो पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका पॉइंट गलत है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर एक प्रॉब्लम है और उसको अगर डिनाई किया जाता है तो वो गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम तलवार को इस्तेमाल करके देख चुके और तलवार से मसला हल नहीं हुआ। अब हमें दूसरा रास्ता भी इख्तियार करके देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तलवार ने वो काम करके नहीं दिखाया। हाफिज़ साहब अभी भी इस बात पे मुसर है गालिबन कि तलवार का इस्तेमाल किया जाए। मैं कहता हूँ दूसरे रास्ते को भी इस्तेमाल करके देख लीजिए, ताकि आप वो प्रेशर जनरेट कर सकें इनसाइड इंडिया, जहाँ इंडिया के अवाम खुद इस बात पे हुकूमत से कहे कि भाई हमें इस लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, दोस्ती में ज़्यादा फ़ायदा है, लिहाजा बेहतर ये है कि कश्मीर का मसले को हल कर दिया जाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कश्मीर का मसला अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप एक चीज़ करके तो देखिए ना, 1948, 1965, 1971 और उसके बाद से अब तक मुस्तकिल आपकी टेंशन चली आ रही है, लेकिन वो मसला हल नहीं हो सका। क्योंकि हल उस वक्त होगा जब आप दूसरी तरफ इस चीज़ को आवाम तक ये बात महसूस हो जाए कि भाई इनकी बात जो है ये गलत नहीं है, इसमें वजन है और इनकी बात को सुनने की जरूरत है और इस मसले को हल करने की। और अब दोनों के विल हो तो कोई भी मसला हल हो सकता है, कोई ऐसी चीज। लेकिन यहाँ मैं ये कह दूं कि देखिए, MFN स्टेटस हमने इंडिया को दिया है, लेकिन हमें इस चीज़ को मुस्तकिल जहन में रखना होगा और इंडिया को भी समझाना होगा कि हम इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह नाकाम ना कर दें कि जिसके नतीजे में ये साबित हो जाए कि खुदा न खास्ता या तो हिंदुस्तान को सरासर फायदा हो रहा है या पाकिस्तान को। सियासतदानों को कोशिश ये करनी चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब होता हुआ साबित करके दिखाएं, और वो सिर्फ उस वक्त होगा जब दोनों तरफ के आवाम को एडवांटेज मिलेगी। सिर्फ एक साइड के तरफ के आवाम को एडवांटेज अगर मिलती है तो फिर ये MFN स्टेटस जो है ये फिर कहा जाएगा कि ये एक नाकाम तजर्बा था। अच्छा, आपने एक और पॉइंट आउट किया कि सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, हम एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सार्क एंड सेफ्टा एग्रीमेंट बात करें। सेफ्टा एग्रीमेंट में अफगानिस्तान भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, सब शामिल है, और उसका एक टाइम लाइन दिया गया था कि 2013 में यहाँ तक पहुँचेंगे, 2016 में यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे आज जो खबर आई है कि ये 2013 का जो टारगेट है वो ये है कि 20% सब अपने अपने नेगेटिव लिस्ट को कम करेंगे, और वो ये भी आया है आज की न्यूज़ के 0 to 5% पे ले आएंगे बिटवीन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया। जो रिमेनिंग बाकी ममालिक हैं उनकी इम्पोर्ट्स पे आप ड्यूटीज 5 से 0 तक कर देंगे। अच्छा, विद इन दिस सार्क 3 मेजर कंट्रीज तस्वर किए जाते हैं, बाकी छोटे कंट्रीज हैं, LDCs की कैटेगरी में आते हैं, उनको एडवांटेज पास ऑन करना है कि वहां से जो आप माल इंपोर्ट करेंगे उस पे आप ड्यूटियां 0 तक ले जाएंगे। अच्छा, वो LDC मेंबर्स हैं। जैसे बांग्लादेश अगर हमें कुछ चीज भेजे तो उसको 0 होता है कि उसको एडवांटेज लेवल पे आप आए, उसको बदतरीज आप उसको 0 पे लाना है। अच्छा, वो 16 तक का है टारगेट। अब जाहिर है ये चैलेंज क्रिएट करता है आपके लोकल बिजनेसमैन के लिए कि भाई उनको अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस पर जो आपने कहा कि परेशान है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने
पिछले 64 साल जो थे वो इसमें ज़ाया कर दिए कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्रॉफिट्स बढ़ाने के चक्कर में लगे रहे, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपना नाम आसमान में पहुंचाने की कोशिश करते रहे कि उनका प्रॉफिट जो था वो 35% हो गया और 40% हो गया। कल एक बैंक ने बहुत खुशी से अनाउंस किया है कि उसका मुनाफा पिछले साल के मुकाबले में जनवरी सितंबर 2010 के मुकाबले में जनवरी सितंबर 2011 में उसका मुनाफा 130% बढ़ गया, जबकि मुल्क की हालत और मतलब हैरान जो बात है। इसी तरह आप जितने बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं आपके, जिन्होंने सिवाय नेशनल बैंक के जो बाकी बैंक्स हैं जिन्होंने जो प्रॉफिट्स अपने डिक्लेयर किए हैं वो इतने हैरान कुन हैं। मैं हैरत से देख रहा था उनको कि पाकिस्तान में डिप्रेशन का इंतहा में पहुंचा हुआ है, चीज़ें बिक नहीं रही हैं, इन्फ्लेशन आसमान पे पहुंची हुई है, और इस सबके बावजूद अच्छा फिर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके बावजूद 14% पे पहुंच चुके हैं टोटल एसेट्स का, उसके बावजूद बैंक मुनाफा कर रहे हैं और इस कदर जबरदस्त मुनाफा कर रहे हैं। मार्जिन 7-8%, कोई 24% की ग्रोथ दिखा रहा है, कोई 50% की ग्रोथ दिखा रहा है, कोई 100% की ग्रोथ दिखा रहा है, कोई 130% की ग्रोथ दिखा रहा है। दैट शोज देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। जैसा आप भी बैंकिंग करते रहे दुनिया भर में, मैं भी वर्क करता रहा, हम लोग 2-2.5% कमा के इतने खुश हो जाते थे, अपने आपको बड़ा खुशकिस्मत समझते थे। ये 7-8% का मार्जिन। आप ये तस्वीर करना कि अगर आप उन इदारों को जिनको कि आप कर्ज देते हैं, ठीक है, उनका मुनाफा जो है वो 5% है साल का, इनका मुनाफा आपका 130% है। अब मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो सेफ्टा एग्रीमेंट, सार्क का जो विजन जनरल ज़िया ने दिया, इत्तेफाक है कि जनरल साहब ने, बांग्लादेश के जनरल ने ये चीज़ शुरू की एक ज़माने में कि जी ये जो हमारी नेचुरल ट्रेडिंग ब्लॉक है एक तरह का, और हमेशा हिस्ट्री अगर आप पढ़ें, चाहे वो मौर्य गुप्ता का ज़माना हो, चाहे शेर शाह का ज़माना हो, ये अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक एक कॉमन ट्रेडिंग बेसिन है, हर तरफ पहाड़ है, बीच में ये इलाका आपस में ट्रेड, उसको फिर से रिवाइव किया जाए। और उससे उनका ख्याल था और बिल्कुल सही था कि इससे न सिर्फ की तजारत होगा, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जैसे कि आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि इतनी बड़ी रकम हमने वेस्ट कर दी दोनों मुल्कों ने। और आपकी बात जो है कि हाफिज सईद साहब जैसे लोगों के लिए कि 3 जंग तो लड़ लिया, कुछ भी नहीं हुआ, अब दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, अब आप लड़ोगे, इसका मतलब है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जो कि रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका ने एक ज़माने में रियलाइज़ किया और अपने आर्म्स को ख़त्म किया और जंग ख़त्म की और वो सारा कुछ किया। वी हैव रीच द सेम सिचुएशन। अब तो हाफिज सईद साहब के कहने पे अगर हम जंग छेड़ दें और हम दिल्ली पे अगर हम मार दें तो डेफिनेटली पाकिस्तान विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया का होगा, हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, बात करना ही ऑप्शन है, आपस में ट्रेड करना ही ऑप्शन है। और कुदरत ने आपको इतनी जरखेज़ और इतनी अच्छी जगह दी है कि 1.4 बिलियन की मार्केट, यानी 1/4 इंसानियत यहाँ बसती है जी। वो मार्केट अगर मिल जाए, और जैसे कि आपने सीमेंट का जिक्र किया, हमने टेक्सटाइल का जिक्र किया, आप सॉफ्टवेयर साइड पे आ जाइए। हमारी एक फिल्म बोल अभी रिलीज हुई है इंडिया में, उसने इतना कारोबार कर लिया कि इंडिया की जो 30 फिल्में आके पाकिस्तान में जितना उन्होंने ट्रेड किया, उससे कहते हैं कि 20 गुना ज़्यादा उसने कर दिया। मैं आपको एक और मिसाल दूँ, देखिए इंडिया ने ओवर द ईयर्स, खासतौर पर पिछले 10 साल के अंदर, अपनी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को बहुत इम्प्रूव किया है। अच्छा, यही वजह है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, क्योंकि वो सस्ता कीमत पे माल बना पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में एक स्टेज आया है जहां उनकी कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो गई है। अगर उनकी एक्सपोर्ट साल में $100 बिलियन से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो ऐसे नहीं बढ़ी है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इम्पीटस दिया कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाए और क्वालिटी को इंटरनेशनल लेवल के करीब ले, ठीक, जिसके नतीजे में उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। अब मैं आप ये कह रहा हूं कि हम बहुत सी चीजें हैं जो हम फार ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, जो यूरोप से इंपोर्ट करते हैं। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपका, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है। नहीं, अब आप ये देखिए, अगर वही चीजें आप इंडिया से इंपोर्ट करें, पहली बात तो ये कि वो इंडिया से यूरोप के मुकाबले में वो चीज सस्ती होगी, नंबर 1, और नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बजाय आप 5 समंदर और 7 समंदर से आप मंगाएं उसको, वो यहाँ से आपको मिलती है। तो आप ये देखिए क्या इंपोर्ट का जो डॉलर अमाउंट आपका है वो उसको सिग्निफिकेंटली नीचे आना चाहिए। मैं ये कहूंगा ना, MFN कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये तो इस बात से साबित होगा कि इंपोर्ट वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन अमाउंट अगर उसका नीचे आता है
बिकॉज ऑफ द एडवांटेज दैट यू गेट फ्रॉम चीपर गुड्स फ्रॉम इंडिया, तब तो आप ये कहें कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब है, ताकि आपका ट्रेड डेफिसिट कम होना शुरू हो जाए। आपकी एक्सपोर्ट अगर 25 से 26 पे ही रहती है और आपकी इंपोर्ट की वैल्यू 37 से घट के 32-33 पे आ जाती है, तो आपका ट्रेड गैप कितना कम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, ये जब हम लोग इंडिया ही पे जाके अटक जाते हैं, अगर हम वाइडर पिक्चर को देखें, 1.4 बिलियन टोटल मार्केट की बात करें, तो जैसे कि आपने बताया कि अभी हमारा इंडिया को बड़ा एडवांटेज है एक्सपोर्ट, उससे हम ज़्यादा इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट कम करें। खैर ये वक्ती तौर पे भी होता है, आस्ते आस्ते बेहतरी भी आ जाती है, लेकिन अगर हम पूरी नज़र रखें पूरे सार्क कंट्रीज़ पे, जी जी, कि व्हाट इज़ द सिचुएशन विद श्रीलंका, व्हाट इज़ द सिचुएशन विद बांग्लादेश, व्हाट इज़ द सिचुएशन विद अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, उसको टोटल को अगर हम रख के देखें और हम बैलेंस हो जाते हैं तो वी आर ओके देन। यस, बात ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक तो ये कि इतनी कोशिश नहीं की गई हमारे यहाँ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। जिन तरीक़ों से कम किया गया वो बहुत सी दफ़ा ऐसे थे जो कि खासे मुतरदा किस्म के तरीके इस्तेमाल किए गए। और दूसरी बात यह है कि लेट्स गिव द इंडस्ट्री, पाकिस्तान इंडस्ट्री दिस मच क्रेडिट कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दो चीज़ों ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, और उसमें उनकी गलती नहीं है, ये रियासत की अपनी गलती है। एनर्जी एंड पावर। आप देखिए ना कि एनग्रो ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तकरीबन $1 बिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया प्रोडक्शन फैसिलिटी में फर्टिलाइजर बनाने के लिए। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनको कमिट किया कि हम आपको गैस प्रोवाइड करेंगे, अब नहीं प्रोवाइड की। अब आप मुझे बताइए कि इसमें अगर फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ती है इसलिए कि गैस की सप्लाई उतनी नहीं रही, उसके बाद अगर आप एनगो को पनिश कर रहे हैं तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड बात है। तो पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाती अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ होता। आप मुझे बताइए ना कि पिछले 10 साल के दौरान एनर्जी और पावर सेक्टर पे क्या फोकस रहा, मुशर्रफ साहब हों या आसिफ जरदारी साहब हों या कोई साहब, नहीं किया, बिल्कुल तो किया ही नहीं आप। हाँ। आपने तो इंडस्ट्री को का गला आहिस्ता आहिस्ता आप घोटते चले गए। आज आप कल रात ही मैं देख रहा था कि एक बिजनेसमैन ही कह रहा था टेलीविजन चैनल के ऊपर कि आज भी 14 घंटे की पावर लोड शेडिंग हो रही है। अब आप मुझे बताइए इस सूरत हाल में आप ब्लेम करें पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कि वो कंपेटिटिव एज नहीं क्रिएट कर सकी, कहाँ से क्रिएट कर। बिल्कुल सही कहना आप शाहिद साहब, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा इनपुट आया और आई होप के लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा इससे। मगर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत दूंगा। नाज़रीन, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस फॉर इंडिया पे आपने डिस्कशन सुनी, बहुत ही इंसाइट शाहिद साहब ने हमें दी है बहुत सारी बातों की। एक तो इन्होंने रूल आउट किया है कि फर्दर कंसंट्रेशन विद इंडिया इज़ नो ऑप्शन, वी हैव टू टॉक, कश्मीर इज़ ए इशू बट इट कैन बी सॉल्व प्रोवाइडेड वी हैव गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, और हम वहाँ के मासेस को कन्विंस कर सकें कि भाई इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन, 1.4 बिलियन कोई मामूली नंबर्स नहीं है, ये इस मसले को हल कर दिया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि अगर ये जो पूरा एक विजन सार्क का है और सेफ्टा का है, अगर उस पर वाकई अमल दरामद हो जाता है, जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं कि अगर ये ड्यूटीज़ इस तरह से कम होती जाएँ, आपस में ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा, और साथ साथ ये करना ही पड़ेगा हर हाल में कि ट्रैवलिंग वगैरह को बहुत ईज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ बॉर्डर्स हमें बहुत सारे खोलने पड़ेंगे, जैसे हमने कश्मीर पे ऑलरेडी 2-3 खोल दिए हैं, पाकिस्तान के जैसे वाघा बॉर्डर के अलावा 7-8 बॉर्डर खुल जाएँ, आना जाना ईजी हो जाए, वीज़ाज नॉट फॉर ओनली फॉर ट्रेडर्स जो कि ऑलरेडी एग्री हो गया है, आम लोगों को भी अगर आप मल्टीपल वीज़ाज दे दें 5-5 साल की, 10-10 साल की, आफ्टर ड्यू डिलिजेंस आप चेक कर लें कि भाई शाहिद साहब या तारिक साहब आपसे वीज़ा मांग रहे हैं तो कौन है, क्या इनका बैकग्राउंड है, किस उम्र में बैठे हैं, ये देने में कोई हर्ज नहीं, और ट्रेडिंग शुरू हो जाए, आना जाना इतनी तेज़ी से शुरू हो जाए, एक जनरल इम्प्रूवमेंट आ जाएगी पूरे रीजन में। हम लोगों को अपने एडवांटेजेस पे नज़र रखना चाहिए, उस पर मायूसी नहीं करनी चाहिए। हमारे बच्चों ने, आतिफ असलम जैसे लड़कों ने और उस्ताद वगैरह ने जाके ऐसी धूम मचाई इंडिया में, और इतनी दौलत उन्होंने वहाँ से कमाई है कि उसकी वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एक फिल्म बोल ने जाके अभी 100 सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ हुई है वो, और इस कदर बूमिंग बिजनेस ने किया कि इंडिया के तमाम जो इंपोर्ट्स हुए थे फिल्में, उस सबसे 10 गुना ज़्यादा वो कारोबार अब तक कर चुकी है। अल्लाह ने हमें बड़ी ज़बरदस्त टैलेंट्स दिए हैं और उसको हमें अपने आप को मायूसी नहीं करनी चाहिए, और इस एक्सीलेंट मौके को कि 1.4 बिलियन के मार्केट में हम दाखिल हो जाएं
اور اب اسٹرگل کریں. ٹھیک ہے ہمارے پاس پرابلم ہے بجلی کا اس کا, لیکن وی آر اے فائٹنگ نیشن, وی ول فائٹ اینڈ وی ول رائز ٹو دا لیول ویئر وی ڈیزرو ٹو بی. وی India, Pakistan, Bangladesh combined was the second biggest economy of the world before colonization process began, and it is only logical and by default that like China we will again rise and we will become also second, third biggest economy of the world combined. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.